हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो नाइट्रोजन फैमिली में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड के बारे में बात किया, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था, कैसे नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। उसके पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई थी अमोनिया में, थोड़ा सा उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। तो अमोनिया जो है वो लुईस बेस के जैसा काम करता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है अमोनिया, लुईस बेस के जैसा काम करता है, ठीक है। और पिरामिडल शेप होता है अमोनिया का, पिरामिड जैसा शेप वाला मॉलिक्यूल है। अमोनिया को सुखाने के लिए, अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए हम क्विक लाइम यूज़ करते हैं। क्विक लाइम इज़ यूज टू ड्राई द अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का यूज़ जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए किया जाता है। उसके अलावा वाइडली आजकल अमोनिया गैस का यूज़ एज अ कूलेंट या रेफ्रिजरेंट किया जाता है, एज अ कूलेंट या रेफ्रिजरेंट किया जाता है, ठीक है। और एसिड के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाता है। जैसे HCl के साथ ट्रीट कर देंगे तो बन जाएगा NH4Cl। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनियम सल्फेट, जो कि इसके बेसिक नेचर को जस्टिफाई करता है, ठीक है। उसके अलावा क्यूप्रिक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड से अगर अमोनिया गैस को ट्रीट करोगे तो वो उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों की एक जैसी रिएक्शन है अमोनिया के साथ। जब अमोनिया एक्सेस में होता है तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और जब क्लोरीन एक्सेस में होता है तो NCl3 या NBr3 बनाएगा ब्रोमीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया से रिलेटेड। इसके बाद बेसिस के साथ, जब ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के बेस के साथ लिक्विड अमोनिया को हम ट्रीट करते हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और ये ब्लू कलर अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है। इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन, ये एक पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन के जैसा काम करता है। और जब ड्राई अमोनिया गैस के साथ ट्रीट करते हैं एल्कली मेटल्स को तो अमाइड बनता है KNH2 NaNH2, इट मीन्स सोडामाइड और पोटाशमाइड बनता है। इसके बाद मेटल क्लोराइड जैसे AlCl3 CrCl3 या FeCl3 के साथ ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट बना देगा हाइड्रोक्साइड का, तो हाइड्राइड्स के प्रेसिपिटेट बनाने का काम करता है। इसके बाद जब कॉपर सल्फेट के साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विथ कॉपर सल्फेट, देन इट गिव्स CuNH3 4SO4, CuNH3 4SO4। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विथ कॉपर सल्फेट, एंड दिस कंपाउंड इज अगेन अ ब्लू कलर कंपाउंड। ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है। कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि ब्लू कलर किसके कारण आया, तो CuNH3 2+ कैटायन के बनने के कारण आएगा ब्लू कलर। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज स्विट्जर्स रिएजेंट। इसको हम स्विट्जर्स रिएजेंट भी कहते हैं, जो कि सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है। सॉल्यूशन को स्विट्जर रिएजेंट कहते हैं, जो कि सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन रिलेटेड विद अमोनिया। AgCl के साथ ये AgNH3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द अमोनिया, बाय द नासलर्स रिएजेंट। अमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए नासलर अभिकर्मक प्रयोग में लाया जाता है। व्हाट इज द नासलर्स रिएजेंट? K2HgI4. K2HgI4 is called Nasler's reagent. It reacts with alkaline solution, strong alkali KOH या NOH के साथ। जब नासलर्स रिएजेंट
को ट्रीट करते हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ, तब आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बनता है, देन इट गिव्स आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस एंड इट इज इन फॉर्म ऑफ ब्राउन प्रेसिपिटेट, जिसका भूरा अवक्षेप आता है, जिससे हम अमोनियम की पहचान करते हैं। किसी भी कंपाउंड में अमोनियम की पहचान करने के लिए नासलेस रिएजेंट टेस्ट यूज किया जाता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रिक एसिड। उसके बाद हम बात कर रहे थे नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो नाइट्रिक एसिड को लैब में बनाने के लिए KNO3 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। KNO3 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। कॉमर्शियल मेथड में एक मेथड हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, है ना। कॉमर्शियल मेथड में एक मेथड हमने ख़त्म कर लिया था, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड पर कैसे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो नाइट्रिक एसिड पर ओस्टवाल्ड प्रोसेस से जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लैटिनम गुवेज वाला, प्लैटिनम जाली वाला कैटालाइटिक टावर यूज करते हैं। इन दिस टावर a mixture of ammonia and air is allowed to pass through at 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्लैटिनम गुवेज वाला टावर जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस प्रोड्यूस आफ्टर द बर्निंग ऑफ मिक्सचर प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। इस मिक्सचर के बर्निंग से हमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलता है। इन द ऑक्सीडाइजिंग टावर, in the oxidizing tower, the NO is combined with nitric oxide is combined with oxygen to give nitrogen dioxide gas. So this is takes place in oxidizing tower. ये रिएक्शन कहाँ पर हुई, ऑक्सीडाइजिंग टावर के अंदर हुई। ऑक्सीडाइजिंग टावर के बाद अगला जो टावर हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन टावर। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन टावर। और एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर अपर साइड पर जो है शॉवर्स रहते हैं, जिसमें से वाटर को ड्रॉप आउट करने का अरेंजमेंट रहता है। तो यहाँ से पानी गिराएंगे, शॉवर से पानी को स्प्रे करेंगे एंड देयर आर द बॉल्स ऑफ सैंड, सैंड बॉल्स रहती है जिससे गैस आसानी से निकल नहीं पाएगी अपर साइड पर, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड में बदल जाएगा, नाइट्रिक एसिड में बदल जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो दिस इज द केमिकल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ से हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस यूज करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड को बनाने का एक विधि हो गया। अगले मेथड पर हम लोग बात करेंगे जो कि बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा केवल इनिशियली चेंज है उसमें, दैट इज कॉल्ड बर्कलैंड आइड प्रोसेस। बर्कलैंड आइड प्रोसेस, बर्कलैंड आइड प्रोसेस। आइड प्रोसेस, तो दिस मेथड इज कॉल्ड बर्कलैंड आइड प्रोसेस। अब बर्कलैंड आइड प्रोसेस से कैसे बनाएंगे नाइट्रिक एसिड, इस चीज को सीखते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, इसको ध्यान रखना है। बर्कलैंड आइड प्रोसेस में क्या डिफरेंस आने वाला है, तो बर्कलैंड आइड प्रोसेस का जो डिफरेंस पॉइंट है वो ये है, यहाँ सीधे सीधे एयर को यूज करने वाले हैं। तो सीधे सीधे क्या काम करते हैं, एयर को यूज करेंगे। एयर मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर हो गया एयर, ठीक है। और इस एयर को हम यहां से फ्लो जब करेंगे तो यूज करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क। ये हुआ इलेक्ट्रिक आर्क। तो एयर को सीधे इलेक्ट्रिक आर्क से पास कर देंगे।
ये आया आपका इलेक्ट्रिक आर्क, जिसका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक आर्क का टेम्परेचर जो है वो लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। यहाँ पर ये कॉम्पोजिशन मिल करके क्या करेगा, N2 और O2 मिल करके NO बना लेंगे। फिर इस NO को हम क्या करने वाले हैं फिर इस NO को हम थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करेंगे, तो उसको कूलर से पास कर देंगे। तो एक और एक्स्ट्रा टावर यहाँ पे लग जाएगा, और वो है कूलिंग के लिए एक टावर लगा देंगे, इसको कहते हैं कूलर। तो यहाँ पे कूलर का भी यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना है, जिससे गैस थोड़ी ठंडी हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर सेम है। ऑक्सीडाइजिंग टावर में लाएंगे तो NO प्लस O2 मिलकर के क्या बना देगा, NO2 बना देगा ऑक्सीडाइजिंग टावर में। फिर इस गैस को वापस से हम एब्जॉर्प्शन टावर की तरफ लेके जाएंगे, और एब्जॉर्प्शन टावर से एज इट इज प्रोसीजर से कहाँ पे जाएंगे, फिर हम नाइट्रिक एसिड में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉवर्स लगे होंगे जो कि वाटर स्प्रे करने के काम आएंगे। सैंड बॉल्स होगी जो कि गैस को ऊपर जाने से रोकेगी, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड होकर के क्या बना देगी, नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर देगी। तो दैट इज द बर्कलैंड-आइड प्रोसेस। तो व्हाट हैपेंस इन बर्कलैंड-आइड प्रोसेस, air is directly passed through the electric arc chamber, electric furnace। एयर को क्या करेंगे, सीधे इलेक्ट्रिक फर्नेस से पास कर देंगे। एयर इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फर्नेस, देन व्हाट हैपेंस, then nitrogen oxide NO, nitric oxide gas is formed, then nitric oxide gas is formed। एयर को सीधा सीधा हमने इलेक्ट्रिक फर्नेस से पास किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। आफ्टर कूलिंग इट इज पास थ्रू द ऑक्सीडाइजिंग टावर। ठंडा करने के बाद इसको हमने ऑक्सीडाइजिंग टावर में पास किया। आफ्टर कूलिंग it is passed in the oxidizing tower where it is converted into nitrogen dioxide gas, जहां पर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हुआ, where it is converted into nitrogen dioxide gas, and then this gas is passed through the absorption tower where water is sprayed from upper side of the tower with the help of showers, and where nitrogen dioxide gas combines with water to form nitric acid. So this is the another commercial manufacturing of nitric acid by बर्कलैंड-आइड प्रोसेस। ये हुआ बर्कलैंड-आइड प्रोसेस जिसने आपको नाइट्रिक एसिड बना के दिया। अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रिक एसिड, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। पहली बात, जब प्योर रहेगा कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। फ्यूमिंग का मतलब होता है जिसमें से धुआं निकल रहा है, स्मोक प्रोड्यूसिंग। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिसॉल्व रहती है, नाइट्रिक एसिड जब कॉन्सेंट्रेट रहता है तब, है ना, तो उसमें से स्मोक धुआं निकलता रहता है। दिस इज कॉल्ड फ्यूमिंग लिक्विड। तो कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। पंजेंट ऑर्डर, तीखी गंध रहती है, इसको हिंदी में कहेंगे तीखी गंध वाला, है ना, पंजेंट, कलरलेस पंजेंट लिक्विड। ठीक है, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। और कैसा ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर। ठीक, अब उसके बाद आगे की बात करते हैं, आगे और क्या क्या चीज़ें हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और क्या क्या चीज़ें आएगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एक्वायर येलो कलर
ड्यू टू इट्स डिकम्पोजिशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। एक्वायर येलो कलर, नाइट्रिक एसिड येलो कलर का दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्यों येलोइश कलर शो करता है। तो एक्वायर येलो कलर ड्यू टू डिकम्पोजिशन, ड्यू टू decomposition by sunlight, due to decomposition by sunlight। तो सनलाइट के अंदर ये डिकम्पोज होकर के येलो कलर प्रोड्यूस करता है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, HNO3। तो नाइट्रिक एसिड को अगर आप सनलाइट में एक्सपोज करोगे, तो नाइट्रिक एसिड को अगर सनलाइट में रखने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेगा, NO2 गैस बनाएगा, इट प्रोड्यूस NO2 गैस। इसके कारण इसमें येलोइश कलर आ जाता है। ठीक है, ओके। तो केवल ध्यान क्या रखना है, सनलाइट में ये डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, इसके कारण येलोइश कलर आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है हाईली कोरोसिव है। जब कंसंट्रेट होता है नाइट्रिक एसिड तो इट इज हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव। अगर स्किन पे गिर गया तो पूरी स्किन को काट देगा, है ना। हाईली कोरोसिव है, एक्सट्रीमली कोरोसिव है। ठीक, हाईली कोरोसिव। इट टर्न्स द प्रोटीन ऑफ स्किन, प्रोटीन ऑफ स्किन, ये त्वचा में पाए जाने वाले प्रोटीन को अगर स्किन के कांटेक्ट में आया, इट टर्न्स द प्रोटीन ऑफ स्किन इनटू जैंथोप्रोटीन, जैंथोप्रोटीन। स्किन के प्रोटीन को जैंथोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फिर से येलो कलर का कंपाउंड होता है। ठीक, तो इसके कारण स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन येलोइश हो जाएगी। फिर क्या ध्यान रखना है, स्किन के प्रोटीन को जैंथोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रिक एसिड, इसलिए स्किन जो है वो येलोइश कलर की हो जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, नाइट्रिक एसिड सनलाइट में डिकम्पोज होकर के येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। नाइट्रिक एसिड कोरोसिव है। नाइट्रिक एसिड अगर स्किन पर ड्रॉप हो गया तो स्किन की प्रोटीन को भी जैंथोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा और फिर से स्किन जो है वो येलोइश हो जाएगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड के बारे में आगे की बात करते हैं। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होगा तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा, H2O प्लस 2NO2 प्लस O2। तो डिकम्पोज होगा तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा 4, H2O प्लस 2NO2, तो 2 4 1 5, 5 और 1 6, तो ऑक्सीजन कहाँ गया, बाकी का ऑक्सीजन कहाँ गया। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जब डिकम्पोज होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा,
ये ध्यान रखना है। इस रिएक्शन को थोड़ा हम चेंज कर देते हैं जिससे कि बात क्लियर रहे। नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज करेगा तो H2O प्लस NO2, H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन बनाने के कारण ये काम करेगा कैसा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 6 ऑक्सीजन थी, 2HNO3, अच्छा गलत लिखा ही गया है यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये 2HNO3 है, ये नाइट्रिक एसिड है, तभी कंफ्यूजन हो रहा था। तो H, अब देखो 6 ऑक्सीजन हो गई, 6 ऑक्सीजन में से 4 और एक 5 और एक ये नासेंट वाली 6, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है, क्योंकि नासेंट ऑक्सीजन रिलीज करने की कैपेबिलिटी रहती है नाइट्रिक एसिड के अंदर। तो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है नाइट्रिक एसिड। एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में। तो क्या क्या ध्यान रखना है, देखो सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, पहले तो सीधे सीधे ये ध्यान दो, सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन टू कार्बोनिक एसिड, कार्बन से कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड, सीधे सीधे प्रोडक्ट ध्यान रखना है। रिएक्शन तो मैं लिखूंगा ही, उसको बैलेंस भी करूंगा मैं, लेकिन आपको काम क्या करना है वो बता रहा हूं। सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन को कार्बोनिक एसिड में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सल्फर टू सल्फ्यूरिक, कार्बन टू कार्बोनिक, फास्फोरस टू फास्फोरिक, ठीक है, आयोडीन टू आयोडिक, आयोडीन टू आयोडिक, और शुगर को या सुक्रोज को चेंज करता है ऑक्सैलिक एसिड में, C12H22O11, C12H22O11 को चेंज करता है ऑक्सैलिक एसिड में। और भी जगह पे एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पहले ये इंपॉर्टेंट वाले पे बात कर लेते हैं हम लोग, फिर उसको भी ले लेंगे, है ना। तो देखो क्या क्या ध्यान रखेंगे, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन से कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस से फास्फोरिक एसिड, I2 से HiO3, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड बनाएगा, दैट इज HiO3, और सुक्रोज या शुगर को चेंज कर देगा ऑक्सैलिक एसिड में। शुगर से क्या बनाएगा, ऑक्सैलिक एसिड बनाएगा। तो इतनी प्रॉपर्टीज याद हो गई। अब चलो इनके रिएक्शन करते हैं, जरा इनके सबके रिएक्शन करके देखते हैं। सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं रिएक्शन विथ नंबर 1 सल्फर। पहले सल्फर के साथ रिएक्शन, तो पहले सल्फर के साथ रिएक्शन, सल्फर के साथ रिएक्शन पे बात करते हैं पहले। तो S प्लस 6HNO3, आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए बस, क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4 बनाएगा। तो सल्फर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर को कन्वर्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड में। दूसरा कार्बन से रिएक्शन, कार्बन के साथ रिएक्शन, तो कार्बन प्लस नाइट्रिक एसिड, कार्बन प्लस नाइट्रिक एसिड, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पहले तो वो लिख लो, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, तो कार्बन के साथ कार्बोनिक एसिड। अब फास्फोरस के साथ देखते हैं, फास्फोरस के साथ, तो फास्फोरस के साथ
फॉस्फोरस के साथ प्रोडक्ट आएगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. H3PO4 इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरस को कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोरिक एसिड में। तो फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक एसिड। ओके, अब बात करते हैं आयोडीन की रिएक्शन के बारे में। सल्फर से सल्फ्यूरिक, कार्बन से कार्बोनिक, फॉस्फोरस से फॉस्फोरिक। अब I2 के साथ रिएक्शन पर बात करते हैं। व्हाट हैपेंस विद I2? तो आयोडीन प्लस HNO3, आयोडीन प्लस HNO3, प्रोडक्ट इज व्हाट? HiO3। HiO3 इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट बनाता है? HiO3 पहला प्रोडक्ट बनाएगा। ये कितने नाइट्रिक एसिड है? 10। तो क्या बन जाएगा? 10NO2 बन जाएगा, 10NO2। ठीक है, 2 H यहाँ पे चले गए हैं, तो कितने H बचे? 8 H बचे हैं, तो 4H2O बन जाएगा। 4H2O इज अनदर बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो आयोडीन से क्या बना के देगा? आयोडिक एसिड। अब सुक्रोज के साथ रिएक्शन पर बात करते हैं। सुक्रोज से कैसे रिएक्शन होगी इसकी, उस पे बात करते हैं। तो C12H22O11, C12H22O11 ये हुआ सुक्रोज। 36 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड। और कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 12 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऑक्सैलिक एसिड के 6 मॉलिक्यूल, 36 NO2 निकल जाएगी, 36 NO2 निकल जाएगा और 23 वाटर बन जाएगा। हमें मेन प्रोडक्ट से काम है, ठीक है ना। तो सुक्रोज या शुगर को ऑक्सीडाइज करेगा नाइट्रिक एसिड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। दैट टाइम ऑक्सैलिक एसिड इज द प्रोडक्ट। अब अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। व्हाट इज अबाउट द नेक्स्ट वन? तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट हमने कर लिए। अब आर्सेनस के साथ, आर्सेनिक के साथ आर्सेनस एसिड, आर्सेनिक सिमिलर है तो एक साथ कर लेते हैं। आर्सेनिक के साथ आर्सेनस एसिड, आर्सेनिक के साथ आर्सेनस एसिड, HASO4, H3ASO4, H3ASO4, आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड। ओके, और क्या आ गया? HNO3 है 5, तो 5 तो NO2 निकलेगा ही निकलेगा, है ना। 5 NO2, दिस इज 5 NO2। और क्या बचा? 5 वाटर है आपके पास, तो 3 चला गया, H तो 2 बचा, तो H2O निकलेगा, है ना। तो आर्सेनिक के साथ आर्सेनस। इसके बाद एंटीमनी के साथ एज इट इज एंटीमनी Sb प्लस 5 HNO3, तो H3SbO4, H3SbO4, H3SbO4। एंटीमोनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड क्या कहते हैं इसको? एंटीमोनिक एसिड 5NO2 प्लस H2O। तो एंटीमनी के साथ बनाएगा एंटीमोनिक एसिड, एंटीमनी के साथ एंटीमोनिक एसिड। ठीक है, एंटीमनी के साथ एंटीमोनिक एसिड। टिन, इसके बाद SN, टिन प्लस 4HNO3, टिन प्लस 4HNO3। तो टिन के साथ कंबाइन करेगा तो H2SNO3, H2SNO3 as the product, H2SNO3 is the product, 4NO2. Okay, how many hydrogen is there? 4 hydrogen, 2 involved, तो बन जाएगा water. This compound is called metastanic acid, metastanic acid. तो metastanic
metastanic acid. This compound is called metastanic acid. Okay, so this is the reaction with different type of metals and non metals. ये कुछ metals और non metals के साथ नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब बात करते हैं आगे की रिएक्शन पर। सीधे सीधे कॉपर के साथ बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन। तो विथ कॉपर केवल और केवल कौन सी गैस इवॉल्व होगी उसके बारे में आपसे पूछेंगे, ये ध्यान रखना है। रिएक्शन कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्यूप्रिक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा ना, तो हर स्टेप में बनेगा, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेट हो। तो द क्वेश्चन इज रिलेटेड अबाउट विच गैस इज इवॉल्व्ड इन विच कंडीशन। तो देखो कॉपर की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, पहला स्टेप वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जब बहुत ही डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड होगा, इन केस ऑफ very very dilute nitric acid, this condition is called about 20% nitric acid, 20% nitric acid। केवल और केवल प्रोडक्ट याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकालेगा। तो क्या ध्यान रखोगे, कॉपर पर जब 20%, कॉपर स्क्रैप पर जब 20% नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस या लॉफिंग गैस आएगी, ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, कॉपर क्यूप्रिक नाइट्रेट इज द कॉमन प्रोडक्ट इन ऑल द केसेस। ठीक है, तो कॉपर प्लस HNO3, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड। नाउ द प्रोडक्ट इज क्यूप्रिक नाइट्रेट, ये कॉमन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मेन प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इज द मेन प्रोडक्ट। ये इसके बारे में पूछेंगे किस कंडीशन में, जब 20% नाइट्रिक एसिड डालोगे तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 5 वाटर भी इवॉल्व होगा इस रिएक्शन में। तो 20% नाइट्रिक एसिड को जब कॉपर स्क्रैप पर ड्रॉप करेंगे तब नाइट्रस ऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा, देन इट गिव्स नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन पे बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट रिएक्शन। तो व्हाट इज द नेक्स्ट वन, उसके बारे में बात करेंगे। कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। नाउ 50% नाइट्रिक एसिड, दिस इज द कंडीशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की कंडीशन। पहला था वेरी वेरी डाइल्यूट, दैट इज 20%, एंड नाउ इट इज 50% नाइट्रिक एसिड। सीधे प्रोडक्ट ध्यान रखना है, 50% नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाएगा, इट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। द मोड ऑफ रिएक्शन इज दिस, सब कुछ सेम, यहाँ पे पहले क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट बदल जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इज द प्रोडक्ट। नाउ हाउ मच, तो 5 वाटर। ओके, तो दूसरी गैस कौन सी निकली, 50% नाइट्रिक एसिड को जब हम कॉपर स्क्रैप पर डालेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाएगा, दैट टाइम द प्रोडक्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। अगले पर बात करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट वन। फिफ्टी % के बाद अगली कंडीशन, कोल्ड एंड कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कोल्ड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर कॉपर स्क्रैप पर डालोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। फिर से एक बार, 20% पे N2O, 50% पे NO। कोल्ड और कॉन्संट्रेट पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, कोल्ड और कॉन्संट्रेट पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। And the mode of reaction is like this, copper nitrate is the common
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा जब कोल्ड और कॉन्सेंट्रेट होगा। अगली कंडीशन, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के केस में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। हॉट और कॉन्सेंट्रेट की कंडीशन में कौन सी गैस इवॉल्व करके देगा? नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करके देगा। ओके, तो सभी कंडीशंस को इंडिविजुअली ध्यान रखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हर बार NO3 होल ट्वाइस तो बना ही बना था, है ना। ओके, तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड इन द डिफरेंट स्टेप्स। क्या याद रखना है? 20% पे N2O, 50% पे NO, कंसंट्रेट पर NO2, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट पर नाइट्रोजन गैस। ओके, तो दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर, ये पॉइंट रिमेंबर करके रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा जिंक के साथ रिएक्शन पर। तो रिएक्शन विथ जिंक, मेटालिक जिंक, पहला 6% नाइट्रिक एसिड, 6% नाइट्रिक एसिड से अगर हम इसको ट्रीट करते हैं जिंक स्क्रैप को, 6% नाइट्रिक एसिड, तब ध्यान रखेंगे 6% मतलब फिर कंडीशन ध्यान रखना, वेरी 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 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। अमोनियम नाइट्रेट बनाता है जिंक। जिंक पर जब जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हम वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक, 6% मतलब आप समझ लो कि पूरा पानी पानी है, थोड़ा बहुत नाइट्रिक एसिड है ना, तो 6% नाइट्रिक एसिड जब डालोगे तो क्या बनाएगा? अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। क्योंकि जिंक नाइट्रेट तो कॉमन कंपाउंड है, उसके बारे में तो हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं ना। HNO3, 4HNO3, तो जिंक नाइट्रेट इज एवरी टाइम कॉमन। 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3, दिस इज द अनदर, ये मेन प्रोडक्ट है इसका, और साथ में वाटर भी निकलेगा। ठीक है, तो Zn प्लस 10HNO3 होना चाहिए था, ये लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है रिएक्शन को, तो एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, Zn प्लस 10HNO3, Zn प्लस 10HNO3, क्योंकि हमें बैलेंस मोड में रिएक्शन भी तो चाहिए, कभी काम पड़ा तो 4ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस अमोनियम nitrate NH4NO3 in condition of very 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 dilute nitric acid plus water. ओके, तो ये हुआ जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन 6% की कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन 20% नाइट्रिक एसिड, दिस इज ऑल्सो डाइल्यूट नाइट्रिक, वेरी वेरी डाइल्यूट का कंडीशन ये भी है। ठीक है, तो 20% nitric acid, again the balance in the same manner, 4Zn plus 10HNO3. Now ZnNO3 whole twice is the common compound, and here the gas is nitrous oxide N2O. The gas is N2O plus 5 water. Okay, so this is the very important रिएक्शन। 6% पे अमोनियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट के साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट, 20% पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाएगा। 20% की कंडीशन में नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाएगा। अगले स्टेप पे बात करते हैं। अगला स्टेप, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, हियर इज द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर जिंक स्क्रैप को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ये गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो 20% पे बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
और कॉन्सेंट्रेट की कंडीशन पर बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड Zn plus 4HNO3. Now the common product is ZnNO3 whole twice plus 4 तो NO2 plus water. ओके तो जब कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रहेगा तो ये बना के देगा, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रहेगा तो ये बना के देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना। 6% पर जिंक नाइट्रेट के साथ अमोनियम नाइट्रेट, 20% पर नाइट्रस और कॉन्सनट्रेटेड पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एज सेम एज एक दो स्टेप सिल्वर के हैं वो भी लिख लेते हैं। सिल्वर Ag के साथ रिएक्शन विथ सिल्वर Ag, तो फिर से कंडीशन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट की। पहला डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट तो कॉमन ही प्रोडक्ट रहेगा इसमें भी, तो Ag प्लस 4HNO3 नाइट्रिक एसिड कैसा है, डाइल्यूटेड है, तो 3AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। डाइल्यूट की कंडीशन में यहाँ पे NO गैस इवॉल्व करेगा, 2 वाटर के साथ NO गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड अगर यूज करते हैं तो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड Ag प्लस HNO3, द प्रोडक्ट इज द कॉमन AgNO3, NO2 गैस इवॉल्व करेगा प्लस वाटर। तो देयर इज द 2 डिफरेंट प्रोडक्ट विथ सिल्वर। कोल्ड होगा तो NO और सॉरी डाइल्यूट होगा तो NO और कॉन्सनट्रेट होगा तो NO2 गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की अगली प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिन पर नाइट्रिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द मेटल इज नॉट अटैक्ड बाय द नाइट्रिक एसिड। वो कौन कौन से मेटल है, अगर उसकी हमें लिस्टिंग करनी हो तो वहाँ पे कौन कौन से मेटल आएंगे जिस पर नाइट्रिक एसिड का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो मेटल्स हैं मेटल्स विच do not react metal which do not react with नाइट्रिक एसिड। वो कौन कौन से मेटल हैं जिन पर नाइट्रिक एसिड का कोई इंडिविजुअल कोई इफेक्ट, अकेला नाइट्रिक एसिड उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, तो दैट मेटल इज, वो कौन कौन से मेटल हैं, दैट मेटल इज गोल्ड, प्लैटिनम, रोहोडियम, एक और है कोई सा, तो दैट मेटल्स आर गोल्ड, प्लैटिनम, रोहोडियम और इरिडियम। इरिडियम है ना, प्लैटिनम, गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम, इरिडियम IR, इरिडियम। तो ये मेटल्स हैं जिन पर नाइट्रिक एसिड का इंडिविजुअल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन मेटल्स को, इनको नोबल मेटल भी कह सकते हो आप। यहाँ पे इनर्ट है ये नाइट्रिक एसिड के लिए, तो नोबल मेटल्स भी कहते हैं इनको, नोबल मेटल्स नॉट विथ नाइट्रिक एसिड इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। और इनको डिसॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पार्ट ऑफ HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO3, 1 पार्ट ऑफ HNO3 का मिक्सचर यूज करते हैं। 3 पार्ट ऑफ HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO3 मिक्सचर इज यूज टू डिसॉल्व द gold, platinum, rhodium and iridium, and this composition is called aquaresia, और इस composition को हम कहते हैं aquaresia। हिंदी में कहते हैं इसको अम्लराज, अम्लराज, aquaresia कहते हैं इसको। This composition is called aquaresia।
तो ध्यान रखेंगे अम्लराज कहते हैं इसको। लेकिन अगर अम्लों का राजा ऐसा पूछा तो ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो 3 पार्ट ऑफ HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO3 कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एक्वारेजिया। इस कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं एक्वारेजिया। तो नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारेजिया यूज होता है, ये ध्यान रखना है। अब ये इतना डेंजरस कॉम्पोजिशन क्यों है उसके बारे में भी बात कर लें। तो HNO3 और HCl, HNO3 और HCl का जो कॉम्बिनेशन है इससे प्रोड्यूस होगा NOCl प्लस 2 वाटर, और कितने थे 3, तो 1 निकल गया। तो हियर इज द रिमेनिंग 2Cl बचा हुआ है। तो नेसेंट क्लोरीन रिलीज करने का काम करता है ये कॉम्पोजिशन, सो इट इज डेंजरस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये जो मेंबर है ये क्या करता है, नासेंट क्लोरीन निकालता है, इसलिए ये इतना पावरफुल होता है। ठीक, तो देखो गोल्ड का रिएक्शन, गोल्ड प्लस एक्वारेजिया अम्लराज। अब यहाँ पे हम चूंकि बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग के लिए जो मैनर होगा वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। वैसे आपको ध्यान रखना है 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 composition is called aquaregia. And that time it produce chloroauric acid, chloroauric acid, chloroauric acid। तो नाइट्रिक एसिड और HCl का कॉम्पोजिशन दैट इज एक्वारेजिया रिएक्ट्स और डिसॉल्व द गोल्ड इनटू क्लोरोओरिक एसिड, क्लोरोओरिक एसिड। बैलेंस कर देता हूं मैं रिएक्शन को, है ना। ये लीजिए बैलेंस हो गया, 3NOCl प्लस 6H2O के साथ बैलेंस हो जाएगा। तो गोल्ड के साथ क्या बनाएगा, क्लोरोओरिक एसिड बनाएगा। इट गिव्स क्लोरोओरिक एसिड विथ गोल्ड। नाउ विथ प्लैटिनम क्लोरोप्लैटिनिक एसिड बनाता है प्लैटिनम के साथ। प्लैटिनम और प्लैटिनम के साथ क्लोरोप्लैटिनिक एसिड H2PtCl6, H2PtCl6 is the product, H2PtCl6 is the product। क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड, क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। तो प्लैटिनम के साथ बना देगा क्लोरोप्लैटिनिक एसिड। ओके, तो दिस इज रिएक्शन ऑफ एक्वारेजिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर। और किन किन मेटल को इफेक्ट नहीं करता, रोडियम और इरिडियम को भी इफेक्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। तो रोडियम और इरिडियम को भी इफेक्ट नहीं करता है कॉमन नाइट्रिक एसिड, अकेला नाइट्रिक एसिड उसको इफेक्ट नहीं करेगा। अब उस टॉपिक के लिस्ट बनाते हैं, मेटल्स which becomes metal which becomes passive, metals which becomes passive, जो नाइट्रिक एसिड के इफेक्ट से पैसिव हो जाते मतलब इनर्ट हो जाते हैं। मतलब एक बार नाइट्रिक एसिड में डाल के उसको निकालो, फिर किसी से भी ट्रीट करो तो वो रिएक्शन शो नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आयरन है
आयरन प्लस कॉपर सल्फेट अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पॉसिबल हियर। जब आयरन सिंपली कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला रिएक्शन हो गया है ना, सिंपली बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। बट अगर नाइट्रिक एसिड में डिप किया हुआ आयरन है, अगर आयरन ऐसा है जिसको एक बार आपने नाइट्रिक एसिड में डिप कर दिया है, तो ये रिएक्शन तभी नहीं हो पाएगी। देन दैट टाइम देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर सल्फेट से, क्योंकि उस पर किसी केमिकल का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड पैसिविटी। तो पहले बात कर लेते हैं। तो आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट एंड निकल। शो द पैसिविटी, शो द passivity when once treated with nitric acid, when once treated with nitric acid due to deposition of a लेयर ऑफ ऑक्साइड, लेयर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की एक लेयर जमा होने के कारण ये मैक्टल्स पैसिविटी शो करेंगे। मतलब एक बार नाइट्रिक एसिड में अगर डिप करके बाहर निकाला तो फिर ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करने वाले हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पैसिविटी। इस क्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं निष्क्रियता, है ना। दिस इज कॉल्ड पैसिविटी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने पूरी बात किया। अब अगले लेक्चर में मैंने कहा था छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं उनको कवर करना है, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट फास्फोरस और उसके कंपाउंड। ऑलमोस्ट आई थिंक 2 लेक्चर और लगेगा तो हमारा नाइट्रोजन फैमिली ख़त्म हो जाएगा। बाकी सब छोटे छोटे हैं, वो 1 और 2 लेक्चर में ही फिनिश होंगे। ओके।